नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम अपना 8 दिसंबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में मदद करेगा, जैसे कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ उसकी हैंड नोट्स और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। अगर आप सोचने का आप हौसला रखते हैं, अगर आपको सोचने का आपके दिमाग के अंदर अगर आप सोच सकते हैं तो उसको आप पूरा भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपना ख्वाब देखा है अपने सपने के अंदर तो उसको पूरा करने का आप जज्बा भी रखते हैं, इसलिए आपने वो ख्वाब देखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर को आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया गया है। तो ये हमारा फोर्स डे क्यों मनाया जाता है? आर्म फोर्स डे शहीद और वर्दी में पुरुष का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और हमारे देश के सम्मान के लिए लड़ते 7 दिसंबर 1949 को पूरे देश से सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप से मनाया जाता है। 28 अगस्त 1949 को भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री के अधीन एक समिति का गठन किया गया और 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष एक झंडा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये कब से शुरू हुआ है? ये हुआ है 28 अगस्त 1949 को। कब से हुआ है? 28 अगस्त 1949 से ये स्टार्ट हुआ है। झंडे दिवस पर सशस्त्र बलों से योगदान के लिए आप या तो ऑनलाइन योगदान कर सकते हैं या चेक या सीधे बैंक में भी जमा कर सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसके अंदर? आर्मी के अंदर, उन लोगों के लिए जो शहीद हो गए हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इस साइट पे जाकर भी आप क्या कर सकते हैं? उनको ऑनलाइन योग्यता भी दे सकते हैं। तो हमने किसकी बात की है अभी? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे की बात करी है। और अगर हम बात करते हैं तो 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? नेवी डे मनाया गया है। कौन सा? इंडियन नेवी डे मनाया गया है 4 दिसंबर को। और कौन सा दिवस मनाया गया है? 4 दिसंबर को बैंक डे भी मनाया गया है। कौन सा मनाया गया है? बैंक डे भी मनाया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्चेस फर्स्ट ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस एंड फ्लैग्ड ऑफ द ड्रोन यात्रा 2.0 एट गरुड़ एरोस्पेस अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहले ड्रोन कौशल और प्रशिक्षण सम्मेलन का शुभारंभ किया है और गरुड़ एरोस्पेस के साथ में अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई के अंदर इन्होंने ये स्टार्ट किया है। अगर हम बात करते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो अनुराग सिंह जी ठाकुर है। इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किए? तो ये चेन्नई के अंदर जो है इसके यात्रा स्टार्ट की। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर स्टार्ट की है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया है? ड्रोन के द्वारा जो है यहाँ पे अगर हम ड्रोन की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 लाख तक ड्रोन जो है बनाने की क्या बात की है? 1 लाख ड्रोन को बनाने की यहाँ पे प्लान किया है मेक इन इंडिया के अंदर। किसके अंदर? मेक इन इंडिया के तहत 2024 तक 1 लाख ड्रोन्स बनाने की यहाँ पे क्या की है? यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है? ड्रोन्स बनाने की इतनी बात की है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया रिक्वायर्ड 1 लाख ड्रोन पायलट्स भी इन्होंने बोला है कि 2023 तक यहाँ पे इंडिया को चाहिए होंगे कितने? 1 लाख ड्रोन पायलट्स। कितने? 1 लाख ड्रोन पायलट्स भी चाहिए होंगे। कितने? 1 लाख ड्रोन पायलट्स जो है 2023 तक कितने चाहिए होंगे?
1 लाख तक ड्रोन पायलट्स भी चाहिए होंगे। तो पहले ऐसा होता था कि ड्रोन पायलट बनने के लिए आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। किसकी? एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। बट अभी हाल ही के फरवरी 2022 के अंदर ये जो लाइसेंस वाली प्रक्रिया थी, इसको क्या कर दिया? इसको कर दिया है प्रोहिबिट कर दिया, इसको हटा दिया है। और इसकी जगह आप अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अगर आपको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है ड्रोन पायलट का, तो भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इसके अंदर आप भाग ले सकते हैं ड्रोन पायलट के अंदर। और इसके अंदर ये बोला गया है कि इंडिया के ड्रोन के द्वारा जो है मार्केट हमारा 2024 तक बढ़ जाएगा। हमारा 2024 तक मार्केट जो है ड्रोन के द्वारा 1 मिलियन जो है 1.5 जो है बिलियन डॉलर जो है, इतना हमारा क्या बन जाएगा? मार्केट भी रेज कर लेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ड्रोन को यूज करने के लिए क्या क्या यहाँ पे यूज बात की है, तो यहाँ पे एजुकेट करने के लिए डिफरेंट एरियाज के अंदर बात कही गई है। अब हम बढ़ते आगे। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू क्लिंचेस सिल्वर एट वर्ल्ड चैंपियनशिप डिस्पाइट रिस्ट इशू। तो यहाँ पे भारत तो मीराबाई चानू ने कलाई में चोट के बावजूद भी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो इन्होंने अपने हाथ पे चोट आने के बावजूद भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये कहाँ हो रही है? ये US के अंदर हो रही है, जिसमें इन्होंने क्या किया है? 2000 जो है यहाँ पे सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। अगर मीराबाई चानू की बात करते हैं तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कितने? 49 kg के अंदर इन्होंने जीता था। और अगर हम बात करते हैं तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनको जो है ध्यानचंद खेल अवार्ड भी मिल चुका है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको किसको मिल चुका है? मीराबाई चानू को मिल चुका है। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने यह जो है उपाधि या फिर इन्होंने रजत पदक के जीत कर एक मिसाल बना दी है। आगे बात करते हैं। द मेघालय गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टार्टअप टेक ईगल has unveiled Asia's first drone delivery hub and network which is aimed at providing universal access to healthcare for the people in the state। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेघालय गवर्नमेंट ने जो है स्टार्टअप टेक ईगल के साथ में साझेदारी करके जो है एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि लोगों तक स्वास्थ्य सेवा और स्वाभाविक पहुंचाने का प्रदान करने का इन्होंने क्या लिया है? एक जो है डिसीजन लेने की यहाँ पे बात की है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं मेघालय गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे इनका एम यही है कि ये क्या करेंगे? यूनिवर्सल एक्सेस हेल्थ केयर देंगे 2.7 मिलियन ऑफ पीपल को। कितने देंगे? तो हम यहाँ बात करते हैं 2.7 मिलियन पीपल ऑफ जो मेघालय के है वहां तक पहुंचाने की बात करेगा। अब यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी किस तरह की प्रोवाइड करेगा? जैसे कि ये कोई मेडिसिन हो गई, जो भी ड्रग्स हो गए, मेडिसिन हो गई। और अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर वैक्सीन्स हो गई, जो जिस एरिया के अंदर। अब ये क्यों लिया गया है? ड्रोन के द्वारा क्या होता है कि जो टाइम हमारा जाता है, जो सड़कों के द्वारा जो लोग जाते हैं, अगर हम बाय कार या फिर बाय व्हीकल से अगर ट्रांसपोर्ट के द्वारा अगर करेंगे तो वो बहुत देरी से उनके पास पहुंचेगी। जो जल्दी से पहुंचने वाली चीज़ है ये हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो ड्रोन के द्वारा फास्ट जो है वो क्या होगा? फास्ट एक्सेस होगा। क्या? फास्ट एक्सेस उनको मिलेगा। किसका? हेल्थ की फास्ट एक्सेस उनको मिल जाएगी। अगर हम टेक ईगल की बात करते हैं, किसकी? टेक ईगल की बात करते हैं। ये क्या है? ये एक स्टार्टअप कंपनी है। ये क्या है? एक स्टार्टअप कंपनी है। तो अगर टेक ईगल की बात करते हैं तो इन्होंने जो है वर्ल्ड की फर्स्ट ड्रोन बनाया था। वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रोन के द्वारा जो है वैक्सीन, किसकी वैक्सीन? एनिमल हस्बेंड्री की वैक्सीन को पहुंचाया था। वैक्सीन कौन सी? वैक्सीन जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है पहुंचाया था। और इस ड्रोन का क्या नाम था? तो अगर यहाँ बात करें वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने पहुंचाई थी। कहाँ पे?
कहाँ पे पहुंचाई थी? तो इन्होंने सॉरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहुंचाई थी। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहुंचाई थी। और ड्रोन का नाम मैं बताती हूँ अगर, तो ड्रोन का नाम है वेरिट प्लेन XC। क्या नाम है ड्रोन का नाम? अगर मैं ड्रोन का नाम आपको बताती हूँ तो ड्रोन का नाम है वेरिट प्लेन X3 ड्रोन का नाम है, जिसने वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है ये पहुंचाया है। अगर हम यहाँ पे और अगर हम बात करते हैं ड्रोन की, तो ड्रोन की बात करते हैं तो स्वामित्व स्कीम यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई है, जो ड्रोन के द्वारा क्या करती है, विलेजेस के अंदर क्या करती है, प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात करता है। Union Territory of Ladakh has approached the Indian Institute of Remote Sensing, a unit of the Indian Space Research Organization, for the developing the Septel Data Infrastructure Geoportal Geo Ladakh के नाम से पोर्टल लगाया at the लद्दाख। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर पोर्टल लगाया है। अब हम बात करते हैं किसकी IIRS। तो IIRS जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट है। किसके अंदर? इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। और जियो लद्दाख के नाम से जियो पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये सेप्टेल जो है डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या करेगी, ये जियो सेप्टेल के बारे में क्या करेगी, लद्दाख के पीपल को ट्रेन करेगी। अब ये जियो सेप्टेल किसके काम आता है? अगर सेप्टेल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये यहाँ पे लद्दाख के पीपल को जो है क्या करेगी, हेल्प करेगी ट्रेन करने के अंदर। जियो लद्दाख के पोर्टल की जो जियो लद्दाख पोर्टल जो लॉन्च किया है उसके अंदर सेप्टेल ट्रेनिंग के अंदर हेल्प करेगी। अब ये सेप्टेल ट्रेनिंग जो जियो सेप्टेल टेक्निक है, ये एप्लीकेशन है और ये क्या करती है, वाटर रिसोर्स, वेजिटेशन और एनर्जी पोटेंशियल को रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या करती है, इनकी निगरानी करती है। तो अगर बात करते हैं वाटर की, बात करते हैं वाटर की रिसोर्सेज के बारे में, और अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में, किसके ट्रैफिक, अगर कोई ट्रैफिक के अंदर कुछ भी हो रहा है तो रिमोटली हम क्या करते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं कहाँ पे ट्रैफिक ये चीज़ हो रही है। और अगर बात करते हैं एनर्जी कितनी कहाँ पे पोटेंशियल हो रही है, वहाँ पे वेजिटेशन की बात करता है, किसकी, वेजिटेशन की भी ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा करता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लद्दाख की, किसकी बात करते हैं, लद्दाख की, तो लद्दाख के अंदर हमारा कौन सा फेस्टिवल चलता है, यहाँ पे लोसार फेस्टिवल सबसे फेमस है। कौन सा? लोसार फेस्टिवल सबसे फेमस है। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, ये है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क यहाँ पे है। और अगर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पे काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी है? काराकोरम जो है, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे ही स्थित है। ये है लद्दाख की बात, जहाँ पे इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ये पोर्टल जो है लॉन्च करेगा। अगर इसरो की बात करते हैं, किसकी, इसरो की बात करते हैं, तो ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन जो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फॉर बेटर कम्युनिकेशन दिल्ली पुलिस ने डिजाइन किया है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। द दिल्ली पुलिस विल सून मूव टू मोर एफिशिएंट हो जाएगा किसके अंदर, इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर। किसके अंदर? इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर मोर जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा, और ये फास्टर डिलीवरी करेगा किसकी, इंफॉर्मेशन की, एंड बिगर नेटवर्क के साथ में। बिगर नेटवर्क के द्वारा जो है, बिगर नेटवर्क के साथ में क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा इंफॉर्मेशन को फास्टली। द फोर्स इज सेट टू डिजाइन, इंस्टॉल एंड सप्लाई द, ये फोर्स क्या करेगा, डिजाइन करेगा, इंस्टॉल करेगा और सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? ओपन स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम को क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। एंड इट विल फेस आउट द करंट टेट्रेनेट वायरलेस नेटवर्क सर्विस को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। दिस प्रोजेक्ट, ये कॉस्ट कितनी आएगी, 100 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आएगी। तो प्रोजेक्ट के करीब 100 करोड़ जो है इसके खर्चा लगेगा। और यहाँ पे ओपन स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रैकिंग रेडियो सिस्टम यहाँ पे किया जाएगा, तो डिजाइन स्थापित किया जाएगा और वर्तमान टेट्रानेट वायरलेस नेटवर्क की सेवाओं को क्या करेगा, समाप्त करेगा, और ये सूचनाओं को तेजी से क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। अब बढ़ते आगे, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो है दीपिका पादुकोण जो है क्या करेगी, दीपिका पादुकोण
ट्रॉफी का अनावरण करेगी। तो वर्ल्ड कप के अंदर जो है, जो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है कतर के अंदर। ये कहाँ हो रहा है, कतर के अंदर। ये क्या है, ये एक गल्फ कंट्री है। कौन सी है, ये एक गल्फ कंट्री है, ये एक गल्फ कंट्री है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे पहली बार जो है, पहली बार इंडिया की सेलिब्रिटी जो है यहाँ पे ट्रॉफी का जो है वो अनावरण करने जाएगी। क्या करने जाएगी, ट्रॉफी का अनावरण करने जाएगी। अगर दीपिका पादुकोण की बात करते हैं तो ये लुइस विटॉन की ब्रांड एम्बेसडर है, लुइस विटॉन की जो है ब्रांड एम्बेसडर है। और अगर हम और एम्बेसडर की बात करते हैं तो यहाँ पे लियोनेल मेसी जो फुटबॉलर है, आपको पता ही होगा, ये जो है बायजू सोशल इम्पैक्ट एंड एजुकेशन फॉर ऑल के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। हीरो मोटो कॉर्प की बात करते हैं तो ये क्या होने, रामचरण जी इनके ब्रांड एम्बेसडर। फायरबॉल की बात करते हैं तो कियारा आडवाणी और कौन है, विजय देवरकोंडा है। गल्फ ऑयल की बात करते हैं तो कौन है, स्मृति मंदाना। गल्फ ऑयल के कौन है, स्मृति मंदाना। वालकोरा और फुटब्रेड ब्रांड की बात करते हैं तो कौन है, अजय देवगन जी हैं। ओमारा डेट्स ग्रेडअप की बात करते हैं, ग्रेडअप की, तो ये अमिताभ बच्चन है। लॉयड, बंधन बैंक, ड्रीम सेट गो एंड लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के कौन है, तो ये सौरव गंगुली हैं। बोल्ट ऑडियो की बात करते हैं तो इसके कौन है, सैफ अली खान और सूर्य कुमार यादव। कौन है, सूर्य कुमार यादव। इमामी लिमिटेड की बात करते हैं तो इसके कौन है, अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार इमामी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर है। और हम बात करते हैं पुण्य कोटि दट्टू योजना, जो कैटल अडॉप्शन स्कीम है कर्नाटका के अंदर चली थी, पुण्य कोटि दट्टू योजना, इनके कौन है, किच्चा सुदीप हैं। सुनील छेत्री की बात करते हैं तो ये पिंटोला एफएमसीजी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अगर बात करते हैं युगांडा के वनीसा नक्टे जो है वो किसके, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के ये ब्रांड एम्बेसडर है। जो सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, ये गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ 20th ईयर के। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो रोहित शर्मा और रितिका सजदे हैं। फैन कोड की बात करते हैं तो कौन है, रवि शास्त्री जी फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर है। पोकर बाजारी की बात करते हैं तो शाहिद कपूर पोकर बाजारी के ब्रांड एम्बेसडर है। और गरुड़ एरोस्पेस और शाखा हैरी की बात करते हैं तो इसके कौन है, MS धोनी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। M11 सर्कल की बात करते हैं तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करते हैं तो ये कौन है, ये है महाराष्ट्र के कैप्टन है, क्रिकेट के महाराष्ट्र टीम क्रिकेट के कैप्टन है। और इन्होंने जो है हाल ही में एक इतिहास रचा है। कौन सा इतिहास रचा है, इन्होंने एक ओवर के अंदर इन्होंने 7 छक्के लगा दिए हैं, एक ओवर के अंदर 7 सिक्सेस लगा दिए। मैरी कॉम की बात करते हैं तो ये लुपिन लिमिटेड फॉर शक्ति कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर। विद्या बालन की बात करते हैं तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ये ब्रांड एम्बेसडर। और रॉबिन उत्तपा की बात करते हैं तो ये कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द ओशन वेव्स। ओशन वेव्स के द्वारा क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। ये किसने किया है, ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया, फिर जनरेट करने का स्टार्ट किया है। तो ये मद्रास रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड अ डिवाइस, और इन्होंने एक डिवाइस को डाला है अंदर पानी के अंदर जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम द ऑसिलेशन ऑफ द वेव्स। ऑसिलेशन मतलब जब पानी ऐसे घूमता है, जैसे हम नहीं देखते हमारी जब एक घड़ी, पुराने जमाने में जो घड़ी होती थी ऐसे ऑसिलेट करता था, इधर से इधर, इधर से इधर, इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा, वेव्स के साथ, वेव्स जब ऑसिलेट करेगी, वेव्स जब ऐसे जाएगी तब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात कही है। सिंधुजा फर्स्ट जो है कैन करेंटली प्रोड्यूस 100 वॉट ऑफ एनर्जी करेगा एंड इट विल बी स्केल अप टू प्रोड्यूस 1 मेगावाट एनर्जी जो है वो नेक्स्ट 3 साल में प्रोड्यूस करने की इन्होंने बात की है। और इसका क्या है, इसकी जो जनरेटर डालेंगे उसको क्या बोला है, सिंधुजा फर्स्ट को जो है इसमें करने की बात की। इनका सिस्टम का नाम ये है। ये सिस्टम क्या कंसिस्ट करेगी, फ्लोटिंग बॉयल और स्पार एंड इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल, ये 3 चीजें कंसिस्ट करेगा। क्या, एक तो फ्लोटिंग बॉय, एक स्पार और एक इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल करेगा। ये बॉय जो है मूव होगा अप एंड डाउन, जब ये वेव ऐसे जाएगी तो ये बॉय क्या होगा, अप एंड डाउन मूव होगा एंड द वेव ऑसिलेट अप एंड डाउन एंड देयर इज अ होल इन द सेंटर
जिसमें बॉय दैट विल अलाउ द स्पार्क टू पास थ्रू इट। और इस बॉय के अंदर जो एक तरह से ऐसा बॉय होगा, इसके अंदर एक होल होगा जिसके अंदर क्या होगा, ये क्या होगा, स्पार होगा। क्या होगा, स्पार होगा। ये स्पार जो है वो सी फ्लोर से फिक्स्ड होगा, ये पानी की तरह तल पे जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा टू द वेव्स एंड डोंट मूव, ताकि जो है वो जो लहरें जाएगी ओशन से वो क्या करे, उसको हिला नहीं सके, उसको कहीं मूव ना कर से। बट व्हेन द बॉय मूव्स एंड द स्पार डजंट, पर जब बॉय मूव होता है, जब ये बॉय है ये जब मूव होता है और ये नहीं मूव होता है, तब क्या करती है, वेव्स प्रोड्यूस द रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ। तो वेव क्या करती है, दोनों के बीच में एक मोशन क्रिएट करती है, जिसके द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसके द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और पावर को प्रोड्यूस करेगा। किसको, पावर को प्रोड्यूस करेगा। ये एक स्टेप किसके अंदर, अगर हम इसको स्टेप की बात करते, ये एक सस्टेनेबल गोल के अंदर स्टेप लेके आता है। किसके अंदर, सस्टेनेबल गोल के अंदर स्टेप्स लेके आता है। और अगर हम बात करते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक पार्ट है। किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और अगर हम ओशंस की बात करते हैं तो ओशन के अंदर टाइड्स के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। टाइड्स के द्वारा, टाइड्स जब कैसे बनती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बनती है। किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। जैसे कि अगर सन, अर्थ और अगर मून, ये तीनों अगर स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो क्या करती है, टाइड्स को जो है वो पानी की लहरों को तेजी करता है, तो उसके द्वारा भी, टाइड्स के द्वारा भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये हमने ओशंस की बात कर ली। अब बढ़ते आगे, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट जॉइन हैंड विद द NSIC टू हेल्प MSME ग्रो अनलॉक एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो यहाँ पे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के साथ में हैंड ज्वाइन किए विद NSI टू ज्वाइन द टू हेल्प द MSME ग्रो अनलॉक एक्सपोर्ट पोटेंशियल। यहाँ पे अनलॉक एक्सपोर्ट पोटेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या करेगा, हेल्प करेगा किसको, MSME को, कि ये रिटेल सप्लाई भी करे। क्या करे, ये रिटेल सप्लाई करे। पहले तो हम बात करते हैं MSME क्या है। तो ये क्या है, ये एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। कौन है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है। और अगर NSIC की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है। ठीक है, अगर MSME को यहाँ पे क्या करता है, रिटेल के द्वारा अपनी जो है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को बेचने की बात करता है, तो रिटेल सप्लाई की यहाँ पे बात करता है। और अगर हम MSME की बात करते हैं तो ये हमारे इंडिया के अंदर 45% जो है मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करता है। कितना, 45% मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करता है और लगभग 110 मिलियन जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। 110 मिलियंस जो है पीपल को क्या करता है, जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, ये वुमेन्स को एम्पावर करता है। किसको, वुमेन्स को क्या करता है, एम्पावर करता है एट एवरी सेक्टर्स। सारे सेक्टर्स के अंदर जो वुमेन्स है, जो घर पे काम करती है, वो भी क्या कर सकते हैं, इस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे 20 और 23% तक पीपल को जॉब देता है। इंडिया के अंदर जो 100% लोग हैं उसमें से अगर हम बात करते हैं 20 से 30% जो है वो ये जॉब का क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर MSME की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करते हैं तो एक रैंप नाम की स्कीम आई थी। कैसी, एक रैंप नाम की स्कीम आई थी जो कि क्या करता है, MSME को बढ़ावा देता है। तो ये रैंप क्या, ये क्या करता है, राइज करता है और एक्सेलरेट करता है। किसको, ये राइज करता है और एक्सेलरेट करता है। किसको, MSME को, MSME के प्रोग्राम को या फिर MSME के सेक्टर को करता है, आगे बढ़ाता है। और अगर एस्पायर, और एक कौन सी है, एक हम बात करते हैं तो ये एस्पायर योजना है या फिर एक एस्पायर नाम की स्कीम है। तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये स्कीम करती है, प्रमोट करती है, इनोवेट करती है रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर। तो ये क्या करती है, जो रूरल इंडस्ट्रीज होती है, रूरल इंडस्ट्री को क्या करती है, रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्राइज को क्या करती है, रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्राइज को क्या करती है, प्रमोट करती है, उनको बढ़ावा देती है कि आप भी जो है वो इनोवेट कर सकते हैं और आप भी जो है इंडिया के अंदर जो है GDP के अंदर, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पार्ट ले सकते हैं। तो ये MSME जो है काफ़ी इंडिया के अंदर
जो है बढ़ता जा रहा है और ये जो है एक स्टेप है क्या करने, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो ये हमारा स्टेप लिया गया है, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने हैंड ज्वाइन किया है विद द NSIC। आगे बढ़ते हैं हम, अगर निर्मला सीतारमन, फाल्गुनी नायर, रोशनी नाडर इन फॉर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो फॉर्ब्स के द्वारा 100 मोस्ट वंडरफुल वुमेन्स की लिस्ट निकाली जाती है, जिसके अंदर हमारे निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, और फाल्गुनी नायर और रोशनी नाडर को इन्होंने सेलेक्ट किया है। और अगर हम निर्मला सीतारमन की बात करते हैं तो ये जो है 4 मतलब कि 4 बार ये जो है इसके अंदर इनका नाम आ चुका है, तो ये चौथी बार कह सकते हैं ये बनी है। तो इनकी रैंक क्या आई है, 36 रैंक आई है। और अगर रोशनी नाडर मल्होत्रा जी की बात करते हैं तो इनकी 53rd रैंक आई है। मधाबी पुरी बुच की बात करते हैं तो इनकी 54th। सोम मंडल की बात करते हैं तो 67। किरण मजुमदार शॉ की बात करें 72nd, और फाल्गुनी नायर की बात करते हैं तो 89th। तो ये तीनों वुमेन्स की जो है वो नाम आया है। जजिंग द पर्सनालिटी बेस्ड ऑन द मीडिया, की किस तरह से वो मीडिया के ऊपर अपना जो है दिखाते हैं कि कैसे है वो मनी, इम्पैक्ट और स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस ईयर लिस्ट इंक्लूड 39 CEO, 10 heads of the state and 11 billionaire worth a combined $115 billion। तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्ब्स के द्वारा निकाली गई थी, जो कि क्या करती है, कुल संपत्ति 100 जिनकी है उनको भी क्या करती है, शामिल करने की बात करती है। तो यहाँ में निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है, और इनका जो है निर्वाचन जो है कौन करता है, इनका जो है इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 240 के तहत। आर्टिकल 243 जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा, फाइनेंस कमीशन जो है इनका एक क्या कहते हैं, इनका अपॉइंटमेंट इसके द्वारा आर्टिकल 240 के द्वारा प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। आगे बढ़ते, द लिस्ट वॉज टॉप बाय यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट यूरासुल वॉन डियर लीलेन who played a key role in handling COVID-19 crisis, the Russian Ukraine war, etc. European Central Bank President Christine Lagarde stood at the second position on the list. US की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस रैंक 3rd on the list। तो यहाँ पे बताया गया है फॉर्ब्स के विश्व की 100 जो शक्तिशालियों की सूची में निर्मला सीतारमन, फाल्गुनी नायर, रोशनी नाडर, इस सूची में यूरोप आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन के शीर्ष पर रही है। तो फर्स्ट पे कौन रही है, तो ये रही है अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर शीर्ष पर रही है, जिनकी कोविड-19 के संकट में रूस यूक्रेन वॉर आदि से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्षता क्रिस्टीन लेगार्ड सूची में दूसरे स्थान पर आई है, और अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सूची में तीसरे स्थान पर आई हैं। तो ये जो है फॉर्ब्स के द्वारा लिस्ट निकाली गई, उसमें 1st, 2nd, 3rd की कैटेगरी में इनको लगाया है। अब हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं सिडनी मैकलुगिन अर्मांड डॉल्फिन्स नेम वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022। तो अमेरिका के द्वारा जो है 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई है, सिडनी मैकलुगिन ने जो कि और अरमान दोनों जो ने क्या है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इनको खिताब मिला है। क्या मिला इनको, दोनों को खिताब मिला है। और ये जो चैंपियनशिप कहाँ हुई है, तो ये हुई है यूएस के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसरो इन स्पेस अनाउंस MOU विद द व्योम स्पेस टू बिल्ड प्राइवेट स्पेस कैप्सूल। तो इसरो ने इन स्पेस ने निजी अंतरिक्ष कैप्सूल को इन्होंने क्या किया है, इसरो इन स्पेस अनाउंस MOU विद द व्योम स्पेस टू बिल्ड प्राइवेट स्पेस कैप्सूल। इसरो इन निजी अंतरिक्ष कैप्सूल बनाने के लिए व्योम के साथ समझौता ज्ञापन करने की क्या की बात की गई है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है ये किस पे फोकस करेगी, ह्यूमन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कैप्सूल प्रोग्राम की बात करती है। किसकी बात करती है, ह्यूमन एंड क्या बात करती है, ह्यूमन एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, किसकी, ह्यूमन एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम की ये बात करती है, जो नाइक टेक्नोलॉजी के द्वारा ये करा जाएगा। तो ये MOU जो है इसरो की जो इन स्पेस इंडिया की जो नोडल स्पेस अथॉरिटी है, इनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये MOU साइन हुआ है। ये क्या करेगी, टेक्नोलॉजी फील्ड स्पेस के अंदर फोकस करेगी कि किस तरह से इस कैप्सूल प्रोग्राम को
बढ़ावा दिया जाए। और अगर बात करते हैं किस तरह से ये नेचर के साथ में यूज हो, और ये जो है व्योम स्पेस जो है वो क्या होगा, ये क्या होगा, रीयूजेबल भी होगा। क्या होगा, ये रीयूजेबल भी होगा, मतलब ये रिसाइकल होके भी वापस इसको हम यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हम व्योम स्पेस की बात करते हैं तो ये जो है जॉइंट सर्विस इनोवेशन है और इंडिजिनाइजेड सेक्शन एंड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टार्ट है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इनके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, तो मनीष कुकरेती इनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। कौन है, मनीष कुकरेती जो है इनके क्या है, चीफ एग्जीक्यूटर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर है। कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल बिकम्स इंडिया 77th ग्रैंड मास्टर। तो महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल जो है, महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल जो है वो 77th क्या बन गए, 77th ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और ये कहाँ के, ये महाराष्ट्र मुंबई के हैं। अगर हम बात करते हैं तो इनकी एज जो है वो 16 ईयर्स ओल्ड है। कितनी है इनकी एज, ये 16 ईयर्स ओल्ड है। और अगर हम बात करते हैं ये जो है महाराष्ट्र के 11 जो है वो क्या बन गए, ग्रैंड मास्टर बन गए। 77 में से 11 कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। और अगर सबसे ज्यादा बात करते तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर 27 ग्रैंड मास्टर है। कितने हैं, 77 में 27 ग्रैंड मास्टर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर हैं। कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर हैं। अगर हम बात करते हैं ये इस टूर्नामेंट की, तो ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, ये टूर्नामेंट हुआ था स्पेन के अंदर। कहाँ हुआ था, स्पेन के अंदर टूर्नामेंट हुआ था, जिनको ये 77 ग्रैंड मास्टर किसको मिला है, महाराष्ट्र के, इनको खिताब मिला है। अगर हम इंडिया के 76 ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो प्रणव आनंद जी इनके 76 है और वी प्रणव 75 है। प्रणव आनंद की बात करते हैं, प्रणव आनंद की बात करते हैं तो ये है 75 नंबर के ग्रैंड मास्टर। और वी प्रणव की बात करते हैं तो ये कौन है, ये है 75 नंबर के ग्रैंड मास्टर। तो ये जो है चेस चैंपियनशिप ये जो हुई थी स्पेन के, वहां पे हुआ था। अगर प्रणव आनंद की 76, वी प्रणव 75, और अगर राहुल श्रीवास्तव फॉर 74th, भारत सुब्रमण्यम 73rd, मित्रभा गुहा 72nd और संकल्प गुप्ता 71, और राजा ऋत्विक कौन है, 70th रैंक के ऊपर है। अब बात करते हैं आरबीआई इंपोजेस ₹5 लाख पेनल्टी ऑन भारत कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर जो भारत कोऑपरेटिव बैंक है उनकी आरबीआई ने उनके ऊपर 5 लाख पेनल्टी का जो है जुर्माना लगा दिया है। द पेनल्टी वाज स्लैप्ड ऑन द नॉन अदरेंस वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द अंडर एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी और अदर रेस्ट्रिक्शन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द सेंट्रल बैंक सेट। सेंट्रल बैंक ने ये कहा है कि इन्होंने गैर अनुपालन जोखिम मानदंडों और वैधानिक या अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी के निर्देशन का उल्लंघन किया है। This penalty has been imposed in the exercise of the power vested in the RBI under the provision of the Banking Regulation Act 1949 के द्वारा। जो आरबीआई के पास में क्या होती है, ये पावर होती है कि ये पेनल्टी को क्या कर सकती है, किसी के ऊपर भी लगा सकती है, किसी पे भी इम्पोज करती है। तो हाल ही में भारत कोऑपरेटिव बैंक पे लगाई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नेम्ड 2022 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है, किसके प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के, जिनको पर्सन ऑफ द ईयर के अंदर इनका नामांकन किया है, इनको नामित किया है। अब बढ़ते आगे, रेलवे टू डेवलप 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स इन नेक्स्ट 3 years। अश्विन वैष्णव ने ये बोला है कि रेलवे जो है वो 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नेक्स्ट 3 years के अंदर करेगी। नेक्स्ट 3 years के अंदर 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल डालेगी। अगर गति शक्ति की बात करते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर पीएम गति शक्ति एक योजना बनी हुई है। क्या बनी हुई है, पीएम गति शक्ति योजना बनी हुई है, जिसके तहत क्या करता है, ये कनेक्टिविटी प्लान बनाता है और ये प्लानिंग करता है और इम्प्लीमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये किसके अंदर करता है, ये कनेक्टिविटी करता है, प्लान करता है, किसके अंदर, प्लान करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये क्या करता है, हेल्प करता है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसके द्वारा बनाए गए हैं।
और जो है 2 डिफेंस बनाए गए, डिफेंस कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी काम किया, जो कि तमिलनाडु और यूपी के अंदर जो है, यूपी के अंदर क्या गया, डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं। और अगर यहाँ पे बात करते हैं पीएम गति शक्ति की, तो इन्होंने बोला है, क्या बोला इन्होंने कि सारे विलेजेस के अंदर 4G टेक्नोलॉजी जो है 4G नेटवर्क आना चाहिए। तो 4G नेटवर्क ऑल विलेजेस के अंदर पहुंचाने की जो है ये गति शक्ति काम करती है। तो ये पीएम गति शक्ति ने, रेलवे ने बोला है कि 100 गति शक्ति टर्मिनल जो है वो नेक्स्ट 3 साल के अंदर लगाएगी। आगे बात करते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या है, ये 8 देशों का एक समूह है। कितने देशों का, 8 देशों का जो है क्या है, एक समूह है। 8 कंट्रीज का ये एक समूह जो कि इंटर गवर्नमेंटल है, जो कि कनेक्टिविटी की बात करता है, एक रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है, और बात करते हैं तो इक्वलिटी की बात करता है कि किस देशों के अंदर, आसपास के देशों के अंदर किस तरह से इक्वलिटी आए। अगर सार्क की बात करते हैं तो ये 1985 के अंदर 1985 चार्टर इन ढाका के द्वारा जो है बनी थी, चार्टर इन ढाका के द्वारा बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर बात करते हैं तो कहाँ है, काठमांडू के अंदर है। काठमांडू कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल के अंदर इसका, काठमांडू नेपाल के अंदर इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। अगर यहाँ पे हम मेंबर्स की बात करते हैं, किसकी, अगर मेंबर्स की बात करते हैं तो मैं आपको एक याद कराने की ट्रिक बताती हूँ। क्या याद कराने की ट्रिक बताती हूँ, एमबीबीएस बड़ी पेनफुल है, तो एमबीबीएस पेन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एम से क्या हो गया, एम से हो गया मालदीव्स, क्या हो गया, मालदीव्स। बी की बात करते तो क्या है, भूटान, क्या है, भूटान। और अगर हम दूसरी बी की बात करते तो क्या है, बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। एस की बात करते तो क्या है, श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। पी से तो आपको पता ही चल गया होगा, क्या है, पाकिस्तान, क्या है, ये है पाकिस्तान। ए की बात करते तो अफगानिस्तान, कौन है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो है वो 2001 के अंदर ही न्यूएस्ट मेंबर है, 2000 के अंदर, एक के अंदर ही न्यूएस्ट मेंबर कौन है, तो अफगानिस्तान। आई की बात करते तो आई से क्या है, इंडिया, आई से क्या है, इंडिया। और एन से बात करते तो क्या है, एन से बात करते तो ये है नेपाल। तो ये हमारी सार्क कंट्री का चार्टर डे जो है यहाँ पे दिवस बनाया है। आगे बात करते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये होगा इंडिया के अंदर। कहाँ होगा, इंडिया के अंदर। फर्स्ट नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन विच कंट्री, विच सिटी। तो पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा जो है सम्मेलन 2022 किस शहर में होगा, तो ये किस शहर में होगा, ये होगा चेन्नई के अंदर। कहाँ होगा, चेन्नई के अंदर ये सेलिब्रेट होगा। मंथली पेंशन अमाउंट ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन वॉज रेड इन विच स्टेट। तो किस राज्य में विकलांग व्यक्तियों के मासिक पेंशन को बढ़ाई देने के लिए कहाँ होगा, तो ये होगा तमिलनाडु के अंदर मासिक पेंशन बढ़ाई गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज लीड टू द इंडियन डेलीगेशन एट विच सिटी स्पेस डिबेट। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस चर में अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व करेंगे, तो ये करेंगे कहाँ, अबू धाबी के अंदर नेतृत्व करेंगे। विच बैंक वॉन द बैंकर्स बैंक ऑफ द अवार्ड एट ग्लोबल बैंकिंग समिट। तो किस बैंक ने बैंकर्स बैंकर ऑफ द वर्ल्ड जो किया है, ये कैनरा बैंक ने किया है, कैनरा बैंक ने किया है। इसकी बात करते तो ये 1906 के अंदर बनी थी, 1906 के अंदर बनी थी। और वेंकट लिंगम यहाँ के क्या है, सीईओ है, वेंकट लिंगम प्रभाकर जी जो है वो क्या है, यहाँ के सीईओ हैं या फिर डायरेक्टर है। Who has named as chairperson of the National Statistical Commission। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए किसको जो है नामित किया गया है, तो ये किया गया है राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। विक्रम एस जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का जो है रॉकेट है वो डिजाइन किया गया है किसके द्वारा, ये स्काई रॉकेट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which state government has launched new portal अमर सरकार न्यू पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है,
तो ये किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। The National Museum Day in Delhi signed an MOU with the Denmark's Kolding Museum to open an exhibition focusing on what? तो किस पे फोकस करने की बात की है? तो दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय किस पर केंद्रित परिसर खोलने के लिए डेनमार्क के साथ जो है वो समझौता किया है? तो वो किया है सिल्वर ट्रेजर के लिए समझौता किया, इस फील्ड के अंदर किया है। Who among the following received the gold award of 47th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल? तो जो 47th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल की, तो ये किसके ऊपर, किसको जो है वो 47 अवार्ड मिला है? तो ये रिसीव किया है अवार्ड एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। Who among the following has been invited as an international observer of the upcoming election in the Nepal? तो नेपाल में हाल ही में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें अंतरराष्ट्रीय पर्यटक के रूप में किसको आमंत्रित किया है? तो ये किया गया राजीव कुमार जी को। किसको? राजीव कुमार जी को। ये कौन है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है किसके अंदर? इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं विच इंस्टीट्यूशन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक ऑन इंडियन स्टेट 2021? तो किस संस्था ने हैंडबुक ऑफ द स्टैटिस्टिक ऑन इंडिया स्टेट 2021-2022 की जारी की है? तो ये की है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की बात करते हैं तो ये 1935 के अंदर बनी थी, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। और इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांता दास जी जो है इसके गवर्नर हैं। शक्तिकांता दास जी इनके गवर्नर हैं। तो आज हमारा यहीं तक सेशन रहेगा। आई होप आप सभी को पसंद आया। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको ऐसी ही नई अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक किए ताकि आपको नई वीडियोस आपको दिख जाए। तो आज मैं यही विराम देना चाहूंगी आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।